माननीय सभासदों, माननीय सभापति जी। वणक्कम मैडम। वणक्कम। माननीय मंत्री जी, माननीय उपसभापति महोदया, आज सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश से संबंधित अनुसूचित जनजाति के सूची में सम्मिलित करने संबंधी विधेयक, जिस पर कल से चर्चा प्रारंभ हुई है और इस चर्चा में माननीय सदस्य प्रमोद तिवारी से लेकर लगभग 26 से अधिक सांसदों ने अपने अपने सुझाव, अपनी चिंता और समस्याओं को उद्धृत किया है, सदन के सामने रखा है। मैं उन सारे सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस बिल के संबंध में अपने पक्ष रखे, अपनी बातों को रखा और सदन के सामने चर्चा करते हुए कई रचनात्मक सुझाव भी आए, तो वहीं कुछ विषय इस तरह के जो आलोचना की दृष्टि से भी, पर सदन इस बात के लिए है कि हम आलोचना करें, समालोचना करें, लेकिन निष्कर्ष पर पहुंचते हुए जिन लक्ष्यों को लेकर हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि यह सदन भारत के समस्त लोगों के लिए एक लोकतांत्रिक मंदिर का, लोकतांत्रिक प्रांगण का जो आशा है, वो आशा विश्वास में बना रहे। आदरणीय प्रमोद तिवारी जी ने शुरुआती दौर में जिन बातों का उल्लेख किया, उसका निश्चित रूप से उसके साथ ही सदन में माननीय बहुत सारे सदस्यों ने अपने अपने विषय, जो ट्राइबल के बारे में जो कंसर्न है, जो इश्यूज़ है, जो उनकी चिंता है, मैंने सबको बहुत विस्तृत ढंग से सुना है। पर मैं इस संदर्भ में कुछ बातों का उल्लेख करते हुए यही कहना चाहूँगा कि अनेकों प्रश्न ऐसे हैं जो दोहराए नहीं जाते और अनेकों उत्तर भी ऐसे हैं जो बतलाए नहीं जाते। आपने बहुत सारे सवाल इस सदन के सामने खड़ा किया है और सदन का भी, हमारा भी ध्यान आकृष्ट कराया। इस बिल से संबंधित मैं कुछ विषयों को उद्धृत करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करना चाहता हूं कि ये कहानी 1980 के दशक से प्रारंभ हुई। 1980 में पहला पत्र इस बात को ध्यान में रखने के लिए कहा गया कि उत्तर प्रदेश में का एक इलाका, जिन इलाकों में जनजातीय समुदाय की बाहुलता है और जिसका इस बात को लेकर काफ़ी अध्ययन हुआ है
कि ट्राइबल के लिस्ट में, ट्राइबल की सूची में किस तरीके से उन्हें संवैधानिक अधिकारों से यह सुनिश्चित किया जाए कि जो मूल भावना संविधान की है उस मूल भावना के अनुरूप उस एक सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहने वाले जनजाति समाज के लोगों को न्याय मिले। उपसभापति महोदय, 1980 में एक पत्र लिखा गया, माननीय प्रधानमंत्री इस समय नहीं है, स्वर्गीय मैडम गांधी थी, उनका पत्र का जो उत्तर आया उसको मैंने पढ़ा, मैंने देखा कि समय आने पर इस पर विचार किया जाए। अब विषय ये है कि उस समुदाय के बारे में ऐसे क्यों कही गई? क्या वो समय नहीं था कि जो संविधान की मूल भावना है उसके अनुरूप जो व्यवस्था है उसका लाभ उन तक पहुंचे और उन्हें सही तरीके से रिकॉग्निशन मिले? उपसभापति महोदय, और उस समय से लेकर अभी तक के जो कालक्रम है 2022 में आज हम जब चर्चा कर रहे हैं तो हमारे सामने एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि किस तरीके से लोगों ने उन दिनों में सोचा है कि ऐसे मामलों का समाधान करने के लिए हमारी इच्छा शक्ति कितनी है। 1960s के आसपास में इस देश में एक समिति बनाई गई थी, खास करके जब यह सवाल देश के सामने उभर कर सामने आया कि जो जनजातीय समाज है, संवैधानिक प्रावधानों के आधार पर जिन बातों का उल्लेख किया गया है उससे कोसों दूर है और उससे अछूते रह गए। और उस कमेटी का नाम था लोकूर कमेटी। लोकूर कमेटी ने उस अनुशंसा के आधार पर मानक तय करते हुए यह सुनिश्चित किया कि हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो मूल भावना संविधान की है और संविधान के माध्यम से न्याय मिलने की है। और उसमें ये बताया गया कि इन बातों का ध्यान रखते हुए पहला कि जो उनकी रूढ़िवादी परंपरा है, व्यवस्था है, उसको ध्यान में रखते हुए उसके अध्ययन के अनुसार यह सुनिश्चित किया जाए कि वह अनुसूचित जनजाति का सदस्य की पात्रता रखता है। आइसोलेशन लाइफ यानी ट्राइबल प्रकृतिवादी है, सुदूरवर्ती क्षेत्र में रहना पसंद करता है, पहाड़ों जंगलों के बीच में उनका जीवन बसता है और प्रकृति के साथ अनुराश्रय संबंध है। इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाना चाहिए कि वैसे क्षेत्र में रहने वाले द्रुह चरित्र को, और इसलिए इस 5 क्राइटेरिया के आधार पर जहां आइसोलेशन को ध्यान में रखा गया, बैकवर्डनेस को ध्यान में रखा गया, प्रकृति के साथ जो उनका विश्वास है उस विश्वास को ध्यान में रखा गया और कहा गया कि इन मूल्यों के आधार पर मुझे कहते हुए यह बड़ा दुख हो रहा है कि लोकूर समिति के अनुशंसा का अनुपालन तत्कालीन सरकार ने नहीं किया, जिस वजह से आज ये समस्या हमारे सामने है। और हम इस समस्या का समाधान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में अब करना प्रारंभ कर दिया है और पिछले सत्र में भी कई राज्यों के मामले को हमने इस सदन के सामने लाकर उसका समाधान किया और ये क्रमवार हम ऐसे समस्याओं का समाधान करने के लिए निरंतर प्रयत्न कर रहे हैं। अब 22/4/1981 में उत्तर प्रदेश ने इस गोंड कम्युनिटी के मामले में एक पत्र लिखा था कि ये सारे करैक्टर रखते हैं एसटीज का, क्योंकि जो मूल्यांकन की जो विधि अपनाई गई थी बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, व्यापक तरीके से
और प्रत्येक बिंदु को ध्यान में रखते हुए कि ट्राइबल जनजाति बाई करैक्टर है, उनके एक चारित्रिक गुण है, उनके एक जीवन पद्धति है, उनका एक अपने आप में जिसे कहा जाए कि उसके अपने तरीके से आय उपार्जन का साधन और प्रकृति के साथ जुड़ करके जिसे कहा जाए कि एक इकोलॉजिकल तरीके से रहने की जो व्यवस्था है वो बनी रहे। और इसलिए उन दिनों में 1981 में एससी समुदाय में जो सम्मिलित थे उनको कहा गया कि ये एसटी, क्योंकि इसके कैरेक्टर ये हैं, क्योंकि गौंड अन्य राज्यों में उन दिनों में भी ट्राइबल के सूची में थे। तो ये 1981 में प्रारंभ हुई, लेकिन 1981 से लगातार ये फाइल के आवागमन में बना रहा। कभी फाइल आती थी, कभी फाइल जाती थी, क्योंकि वैसे समुदाय के लोग हमेशा अपनी बातों को रखने के लिए सक्षम नहीं हो पाते कि उत्तर प्रदेश से आकर के यहाँ भारत सरकार में या संसद में अपनी बातों को रखे। उनकी आवाज़ दब गई। 1993 में पहली बार आरजीआई ने इस मामले को सपोर्ट किया कि हाँ, यह गुणात्मक तरीके से यह सारी पात्रता रखता है, और तब से ये फिर प्रारंभ हुआ ऊपर से नीचे फाइल होना। और एक बार लोगों ने सोचा कि इसका समाधान हो गया है, इसका रास्ता निकल चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी ये मामले लटके रहे, ये मामले उलझते रहे और इसका समाधान नहीं हुआ। मैं हमारे माननीय सदस्य जिन्होंने इस बात का उल्लेख किया कि हमारी सरकार जब थी या कांग्रेस की सरकार जब थी तो ये हमेशा जनजातीय समाज या आदिवासी समाज की हितैषी रही, लेकिन ये फाइल बताता है कि आप कैसे हितैषी रहे। ये फाइल आपके सामने दिखता है कि आप किस तरीके से आपने सोचा। इस तरह की कई घटनाएं इस सदन में और भी चर्चा में आएगी, और इसलिए मैं आपके सामने इन्हीं शब्दों के साथ अपने माननीय सदस्य को बताना चाहता हूं कि दिल के लुटने का सबब पूछो ना सबके सामने, नाम आएगा तुम्हारा ये कहानी फिर से है। हमको किसके गम ने मारा ये कहानी फिर से ही, किसने तोड़ा दिल हमारा ये कहानी फिर से। तो लंबे अरसे तक शासन करने के बाद जनजातीय समाज के ऐसे मुद्दे ज्वलंत बने हुए, यह हमारे लिए बहुत बड़ा सवाल है। और जब हम इसका समाधान कर रहे हैं, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि सदन में अधिकतर सदस्य, माननीय सदस्यों ने इसका समर्थन किया, उसके प्रति हम आभारी हैं। लेकिन आदिवासियों के लिए इतना भारी रहे, ये भी हमारे लिए दुर्भाग्य है। आप यदि कह रहे हैं तो मैं उसके लिए भी कह देता हूं। कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास कम आए, कुछ तो तेरे मौसम ही मुझे रास कम आए, और कुछ मेरे मिट्टी में हवाओं में भी बहुत दम था, जिसके वजह से मैं ये कहूँगा कि आपने हमेशा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि हमने इसको नज़रअंदाज तो किया है, लेकिन आज अंदाजे बयां में समर्थन भी किया। तो अध्यक्ष, उपसभापति महोदया,
अब सवाल ये है कि सरकार कैसे काम करना चाहती है, सरकार किस तरीके से देखती है जनजाति समाज को आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में। मैं कहूँगा तो फिर लोगों को लगेगा कि ये इस तरह की बातें कह रहे हैं, पर ये एक सत्य है। इस देश में भारत का नया उदय हो रहा है जब जनजाति समाज को मौलिक सुविधाओं के साथ जोड़ते हुए राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का नाम ऊंचा उठे और जनजाति समाज की जो पृष्ठभूमि है उसको सम्मान मिले। और इसलिए इस देश में भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन को कहा गया कि जनजाति समाज गौरव दिवस के रूप में। उपसभापति महोदय, ये हमारा सौभाग्य है, ये हमारा सौभाग्य है कि भगवान बिरसा मुंडा ने जिस धरती से जन्म लिया उसी क्षेत्र का मैं प्रतिनिधि हूं। उसी खुट्टी जहां पर उनका जन्म हुआ उली हाथू गांव, वो मेरा लोकसभा क्षेत्र है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री का हृदय से आभारी हूं कि देश के स्वतंत्रता सेनानी अग्रिम पंक्ति पर लड़कर जनजातीय समाज का नेतृत्व करते हुए जल जंगल जमीन और अपनी मिट्टी के लिए जो बलिदान दिया है, और उस दिवस को जब गौरव दिवस के रूप में माननीय प्रधानमंत्री ने आह्वान किया है तो वास्तविक रूप से इस मिट्टी का तिलक हुआ कि बलिदान देने वाले का सम्मान माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी इस बात को जानते हैं कि देश का सम्मान वैसे लोगों के बलिदान से सींची गई धरती, वैसे लोगों के बड़ी श्रृंखला है। अब आपके सामने मैं कुछ बातों का उल्लेख करूंगा, लोग उस बात को लेकर हो सकता है कि अपनी सोच अलग रखते हों, लेकिन अभी जो टाटिया भील के मामले में जो बातें वक्तव्य आई और जिस तरीके से लोगों ने उस शहीद गांव को एक तरीके से अपमानित करने का काम किया, आदिवासी समाज, जनजाति समाज उन दिनों में संघर्ष करके अंग्रेजों के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ा, वो इसलिए नहीं कि हमें आने वाले दिनों में कुछ मिलने वाला है, इसलिए कि हम स्वाभिमान के साथ जीने वाले इस देश के नागरिक हैं। स्वाभिमान के साथ, आत्मनिर्णय के साथ हमारा परिचय है, हमारी सांस्कृतिक विरासत है, हमारी परंपराएं हैं, हमारी जीवन पद्धति है और इसमें किसी तरह का छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। और कोई भी छेड़छाड़ होगा तो जिस शासन में, जिस काल में, चाहे वो मुगल काल में हो, चाहे वो अंग्रेज ब्रिटिश हुकूमत के समय में हो, आदिवासी लड़ाई में पीछे नहीं रहे। आदिवासी लड़ाई में कभी पीछे नहीं रहे और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया, उसका उदाहरण आपके सामने है। और इसलिए आज हम सबको गर्व है और आपको खुशी होगी या जानकर कि आदिवासी गौरव दिवस में मैं इसके लिए पूरे भारत के समस्त नागरिकों का आभारी हूं कि जो आह्वान देश ने किया, जो आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, उस आह्वान का परिणाम कि देश में समस्त स्थानों पर, सभी राज्यों पर, मैंने राज्य के जो राज्य सरकारें हैं, मुख्यमंत्री को विशेष तौर से कहा कि इस दिवस का सम्मान कैसे हो, आपको चिंता करनी चाहिए। मैं उन राज्यों के राज्यपाल महोदयों से, मैं देश भर के यूनिवर्सिटी से, सभी विश्वविद्यालयों से, सभी शैक्षणिक संस्थानों से, सभी सामाजिक संस्थानों से, सभी माननीय सदस्यों से आग्रह किया कि इस देश को हम वास्तविक रूप से
ये आदिवासी स्वाभिमान दिवस ही नहीं है, बल्कि देश का स्वाभिमानी दिवस है, देश का स्वाभिमान दिवस है। हम सब देशवासी को इसको सामूहिक रूप से मनाना चाहिए। आदिवासी परिवार में जन्म लेने का यह मतलब नहीं है कि सिर्फ आदिवासी स्वाभिमानी दिवस मनाए, स्वाभिमान दिवस, बल्कि देश स्वाभिमान होना चाहिए, क्योंकि उनके खून की बुनियाद से, उनके बलिदान के बुनियाद से आज हम आजाद भारत में लोकतंत्र राष्ट्र, लोकतांत्रिक, दुनिया का सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र का नागरिक होने का गर्व प्राप्त कर रहे हैं। यह हमारा परिचय है, यह हमारी पहचान है, यह हमारी सांस्कृतिक विरासत है जो हमें प्राप्त हुई। और इसलिए मुझे बेहद प्रसन्नता है इस बात के लिए भी कि जिनका आह्वान माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि 15 नवंबर को हम देशवासी मनाएं। और मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि उस 15 नवंबर को किस तरीके से देश में हम सब ने मनाया कि पहली बार देश के इतिहास में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में देश की पहली महिला, जनजाति महिला, आदिवासी महिला देश की राष्ट्रपति। कुछ माननीय सदस्यों ने कल चर्चा में इस विषय को लाया कि हम बहुत बड़े हितैषी हैं, शुभचिंतक हैं, लेकिन इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि खुशी होती कि राष्ट्रपति का चुनाव सर्वसम्मति से होता। आपके दिल में इतनी ताकत होती क्योंकि मतदाता आप भी थे। आपका हृदय का भाव उभर करके सामने आया कि आजादी के लंबे कालखंड में आदिवासियों के बारे में आपका सोच कैसा था, आप किस तरीके से लोगों को देखने का काम किया, आप देश के अंदर जनजाति समाज को किस रूप में उपयोग किया या किस रूप में आपने देखा। अब यदि मैं कहूं तो हो सकता है उसके कई मायने लगाए जा सकते हैं, लेकिन ये सत्य के कसौटी पर खरा उतरने वाला विषय है कि यह हिम्मत, यह परिचय, यह ताकत, यह देश की जो सार्वभौमिक व्यवस्था और लोकतंत्र की जो ताकत है उसको दिखाने का यदि किसी ने इस देश में और दुनिया में भी बताने का काम किया तो वह प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी, जिन्होंने कहा कि उस वर्ग से माननीय राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए। और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं, जिनके अध्यक्षता में एनडीए ने इस बात का फैसला करते हुए देश का राष्ट्रपति एक जनजाति महिला वर्ग से, और वो देश के राष्ट्रपति है। कई बार उनके बारे में कुछ आलोचना, कुछ बातें सुनने को मिली, वो देश के राष्ट्रपति है, पर उनके बारे में भी कुछ लोगों ने आलोचना प्रारंभ कर दिया। यह दुर्भाग्य है। मैं जनजाति विषय पर, सूचीबद्ध करने के विषय पर, विषय को रखते समय इस बात पर ज्यादा बल देना चाहता हूं कि ऐसी चीजें लोकतंत्र को कमजोर करती है, यह ध्यान में रखने की जरूरत है। जिस तरह से पिछले दिनों में कुछ लोगों ने चर्चा किया वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। इसी तरीके से महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जहां लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर एक व्यवस्थित तरीके से सभी को प्रतिनिधित्व का अवसर मिले, काम करने का अवसर मिले, तो वहीं आम नागरिक, जनजाति समाज का, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनको 21वीं सदी में पीछे न रहे, इसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्य योजना बनाया। और कार्य योजना बनाकर उसको कैसे गतिशील किया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए। अभी प्रश्नकाल में मैं एक प्रश्न का उत्तर देते समय कहा कि इसके पहले जो स्कूल का प्रबंधन होता था
वो आर्टिकल 275(1) के तहत राज्यों को आवंटन दे करके अपनी औपचारिकता पूरी की जाती थी। क्या हमने राज्यों को कुछ पैसा दे दिया? राज्यों को पैसा दे दिया और वो पैसा राज्य खर्चा कर रहे हैं और उससे आदिवासियों का भला हो रहा है। राज्यों को आपस में बात न करें। योजनाओं के आधार पर राशि उपलब्ध कराना, जो राज्य की आवश्यकता है वो निश्चित रूप से होना चाहिए और भारत सरकार उस मामले में कहीं कोई कोताही नहीं बरतती। लगातार हम राज्यों के साथ काम कर रहे हैं। राज्य की जो आवश्यकता है उन आवश्यकता को कि जिससे जनजाति समाज को लाभ मिले और उसको कैसे गतिशील बनाया जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसका लगातार कोशिश हो रहा है और इसके तहत मैं आगे बताऊंगा कि किस तरीके से राज्यों के साथ मिलकर 238A। इसमें डिसऑर्डर का पॉइंट है। क्या बोल रहे हैं? मैम वाइस चेयरमैन, मैम वाइस चेयरपर्सन, I correct myself. Thank you very much for allowing me to raise a point of order under 238A. This was one such bill which was discussed very amicably yesterday, and Honorable Minister Sahab was present throughout. Now he had to respond on the provisions of the bill, the scope of the bill, and where the positions are very clear within the rule book of this House. You have other occasions. Please occupy the central leadership of Jharkhand and speak it there. Thank you. It's all right. I'll answer all the provisions in this bill. I'll definitely answer all the provisions. हम जरूर उसकी बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, माननीय उपसभापति महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूँ और खास करके माननीय सदस्य मनोज जी को बताना चाहता हूं कि कल सदन में इस पर 26 माननीय सदस्यों ने अपने अपने वक्तव्य रखे। उसमें बिल पर कितनी बातें हुई उस बात का ध्यान भी आप रखिए और ट्राइबल से रिलेटेड इश्यूज पर कितनी बात हुई ये भी आप ध्यान में रखिए और तब आपको ध्यान में आएगा कि ट्राइबल डेवलपमेंट के बारे में कितने लोगों ने बात किया, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के बारे में कितने लोगों ने बात किया, कितने लोगों ने चिंता जाहिर की। और सदन की मर्यादा तभी बनती है जब माननीय सदस्य कोई पूछते हैं, कोई सवाल करते हैं, उसका भी उत्तर सदन में आपके माध्यम से देना जरूरी है। इसलिए जो प्रोविजंस है उसके बारे में तो मैं कह ही रहा हूँ। Honorable Minister, please address the chair. तो मैं उन बातों का तो जिक्र कर ही रहा हूँ, उनके साथ साथ जो माननीय सदस्यों ने उद्गार व्यक्त किए, व्याकुलता दिखाई है, उसका भी मैं उनको उत्तर देना चाहता हूं। क्योंकि इस बात को क्यों नहीं सुनना चाहते? क्वेश्चन तो उन्होंने खड़ा किया। पिछले 8 वर्षों में माननीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जिस तरीके से विकासात्मक कार्य हुए, उसका मूल्यांकन करने का आपने कभी काम किया? आप अगर 2014 के पहले के अलॉटमेंट को ही सिर्फ देखें, मैं आपको पूरी डिटेल्स आपको बताना चाहता हूं, मैं सदन को बताना चाहता हूं कि 2014 के पहले के अलॉटमेंट को आप देखिए और 2014 के बाद के अलॉटमेंट को आप देखिए तो आपको सहज अंदाजा लग जाएगा कि सरकार के डेवलपमेंटल अप्रोच क्या है। Please. और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, ये उन बातों को क्यों नहीं सुनना चाहते? Please, उन बातों को क्यों नहीं सुनना चाहते जिन बातों के ऊपर में? Please, Honorable Minister, please, no cross talk. Honorable Minister, माननीय मंत्री जी। और इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि 2013-14 में आप यदि देखें तो जो एसटी कंपोनेंट के लिए जो राशि आवंटित की जाती थी उसका जो कुल प्रावधान था वो 24,594 करोड़ रुपया था। लेकिन अगर आप देखें आज के दिन में 2021-22 में तो वो लगभग 85,930 करोड़ रुपये। तो
अंदाजा लगा सकते हैं कि अप्रोच में और डेवलपमेंट के लिए सरकार कितनी प्रतिबद्ध है। और अगर वृद्धि को देखें तो वो 256% से अधिक है। अब आजादी के लंबे कालखंड में, और मैं उस बात का आज उल्लेख निश्चित रूप से कहूं कि यह समस्या के मूल में किस तरीके से लंबे कालखंड तक शासन करने वाले लोग रहे हैं। उपसभापति महोदय, 1952 में सरकार आई आजादी के बाद, और उसके बाद पहला पंचवर्षीय योजना बना। उस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? देश के कृषि क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में, भारत गांव का देश है, भारत की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित। आपने उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या किया? नेक्स्ट 5 ईयर प्लान में आपने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की, ये मैं मानता हूं कि आपने आधुनिक भारत की बात की, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात की। उद्योग होना चाहिए, किसके शर्त पर होना चाहिए, किनके शर्त पर होना चाहिए, और क्यों यह समस्या हुई, और क्यों इस तरीके से दोनों तरफ से समस्या खड़ी करने की कोशिश हुई। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के नाम से अपने आधाधुन तरीके से बगैर चीजों को समझे उन आदिवासियों के जमीनों को हड़पने का काम किया, जो बदस्तूर लंबे कालखंड तक आदिवासी समाज झेलते रहे। 1962 के अंदर क्यों यह कमेटी बनाने की बात आई? ढेबर कमीशन क्यों बनाई गई? और ढेबर कमीशन इसलिए बनाई गई क्योंकि उन दिनों में यह समस्या खड़ी हुई कि जनजाति समाज इस देश के अंदर जो आजादी के लड़ाई में अपनी खून बहा करके सींचने का काम किया, उसको बर्बाद करने का काम अंधाधुंध तरीके से हो रहा है, और जिसके कारण इस देश में एक नई समस्या, और उसको भी दूसरे तरफ से हवा देने का काम किया। एक तरफ से उसे उजाड़ने का काम, और दूसरे तरफ से उस समस्या को और बढ़ाने का काम किया, और जिसके कारण 1971-72 में इस देश में प्रॉक्सी नक्सलिज्म शुरू हुई और आदिवासियों को इस्तेमाल किया गया। आदिवासी बड़े पैमाने पर उसमें उलझ गए। इस इतिहास को नहीं भूलना चाहिए। और आदिवासी समाज अपने न्याय के लिए, उन्होंने सोचा आजादी के लिए हम लड़ाई लड़े, आज हमारी जमीन लूटी जा रही है, हम जमीन के लिए फिर से लड़ाई लड़ेंगे। और प्रॉक्सी तरीके से उस समय में चाइना ने वैसे चीजों को हवा दिया वामपंथी आंदोलन के नाम पर, आर्म्स स्ट्रगल के नाम पर इस देश में लोगों ने हथियार पकड़ने का काम किया। वो हथियार ऐसे वामपंथी लोगों ने मुहैया कराने का काम किया, और इस देश की अर्थव्यवस्था को भी, इस देश को भी भारी नुकसान पहुंचाया, और आदिवासियों की जमीन लूटी गई। यह हकीकत है, यह सच्चाई है, और यह इसके बाद लगातार चलती रही। और आज ये समस्या का समाधान जब हम कर रहे हैं तो कह रहे इस पर चर्चा क्यों कर रहे हैं। हमारे माननीय सदस्य आज सदन में नहीं है, जिन्होंने, मैं सोचा कि उनके साथ थोड़ा सा सामने से वार्ता करूं, मैं उनके प्रश्नों का उत्तर देना चाहता हूं। लेकिन उपसभापति महोदय, अपनी बात कह करके निकल जाना इनके फितरतों में है, ये सुनना नहीं चाहते। आदिवासी समाज वर्षों से जंगल में एक लोकतांत्रिक मूल्यों को बरकरार रखते हुए विश्वास व्यक्त किया, अपनी पहचान की निरंतरता को बनाए रखने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हुए लगातार जिया है। उस समाज के बारे में मैं निश्चित रूप से ये बताना चाहता हूं कि उस समाज के बारे में जब आप कहें तो इस बात को ध्यान में रखते हुए कहें कि ट्राइबल जनजाति समाज एक चारित्रिक गुणों के आधार पर जीने वाला समाज है।
बदलने वाला समाज नहीं है, क्योंकि वो अपने आप को नेचुरल साइंस के साथ देखता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनके जीवन पद्धति में है। आज आपने जो नुकसान पहुंचाया उसकी चर्चा दुनिया में, देश में, सभी जगहों में हो रही है। ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा हो रही है, क्लाइमेट चेंज की चर्चा हो रही है। इन चर्चा के पीछे की बुनियाद में मैं आपसे बताना चाहता हूँ। प्लीज ऑनरेबल मेंबर, थैंक यू। ऑनरेबल मिनिस्टर, मुझे मालूम है आप इन सारी बातों को सुनना पसंद नहीं करेंगे, मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपको सुनाऊंगा, इस सदन को सुनाऊंगा, क्योंकि आपने कभी उन्हें समझने का कोशिश नहीं किया। और अगर आप समझते तो महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव में अपने कैंडिडेट को विड्रॉल कराते। प्लीज आप अगर उनको पहचानते तो इन हरकतों से भागा। रूल नंबर, which rule? 1 second, which rule? Rule number? Rule number 267, because Please. Sir, 267. You're a senior member. Rule number? Rule number 267. 267. My point is, and then What is the rule? What is your point? Minister is trying to influence the name of the president to influence the house. That is my point. Minister is trying to influence the house. Minister is using the name of Rashtrapati. Your point is heard. We will look into it. If there is anything specific that needs to be examined, we will look into it. This is very serious matter. Absolutely. The minister is trying to use. I said your again point is and again noted. the name of the Honorable member, Rashtrapati your to point is influence noted. the No further. discussion of the house. Right. I've taken your point. Thank you. अध्यक्ष महोदय, Thank you. Understood. Thank you. अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में माननीय सदस्य को आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर किस बात के लिए रेज कर रहे हैं, ये अपने लाल कपड़ा लेकर के देश को भड़काते रहे। लाल कपड़ा देखने से कौन भड़कता है आपको पता है? अब ये सुनने का मिजाज नहीं रखते। Please, Honorable Minister. इसलिए माननीय उपसभापति महोदय, Honorable Minister. जिन कार्यों को आज इस मंत्रालय के माध्यम से किया जा रहा है, अभी ये एक हमने उत्तर प्रदेश से संबंधित जिसमें 4 नए जिला बने, उन 4 नए जिला को सम्मिलित करते हुए संवैधानिक अधिकारों के आधार पर सूचीबद्ध किया जाए, ये प्रस्ताव ला करके हमने सदन को बताने की कोशिश की है कि वैसे समाज के लोगों के प्रति हमारी धारणाएं बदलनी चाहिए जिनके बारे में आपने हमेशा से नज़रअंदाज किया है। आज हम देश में डेवलपमेंट का नया कार्य योजना लेकर आए। आदि आदर्श ग्राम योजना को आप अच्छे ढंग से अध्ययन करिए। एक मॉडल के रूप में, एक मॉडल देश के प्रधानमंत्री ने जो अविकसित क्षेत्र है, आकांक्षी जिला के नाते, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के नाते एक नया गवर्नेंस मॉडल दिया कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में कैसे गवर्नेंस होना चाहिए। वहीं आदि आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से हमने मॉडल विलेज के उन गांवों में जहां बहुत ज़्यादा गैप्स रहे, जहां तक लोग नहीं पहुंच पाए, शासन नहीं पहुंची, लोग नहीं पहुंचे, स्वास्थ्य की सुविधा नहीं पहुंची, शिक्षा की सुविधा नहीं पहुंची, पेयजल की सुविधा नहीं पहुंची, उन गांवों को चिन्हित करते हुए 35,000 गांव में हम आदि आदर्श ग्राम योजना प्रारंभ की। अब ये बात अगर वो ना सुनना चाहे तो हम क्या कर सकते हैं? Please, Honorable Minister. नहीं, मैं तो यही कहे, आप अगर ना चाहो तो कोई बात नहीं।
किसी और की चाहोगे तो मुश्किल तो होगी, हमें चाहो। तो इसलिए उपसभापति महोदय, मैं इस सदन में जो भारत सरकार के अप्रोच है, भारत सरकार के कार्य योजना है, भारत सरकार की दृष्टिकोण है जनजातीय समाज के समस्याओं का समाधान करने के लिए, ये जनजातीय समाज का, आदिवासी समाज का समाधान करने का रास्ता। और इसमें हम आज उत्तर प्रदेश के लिए हम यहाँ आए हैं, सदन में चर्चा कर रहे हैं, इसके बाद हम तमिलनाडु के लिए आएंगे, हम छत्तीसगढ़ के लिए आएंगे, हम उड़ीसा के लिए आएंगे। इस तरह की जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी की सरकार प्रतिबद्ध है। क्योंकि हम चाहते हैं उनका शैक्षणिक विकास होना चाहिए, आर्थिक विकास होना चाहिए, संवैधानिक प्रावधानों के साथ जुड़ करके उसको न्याय मिलना चाहिए। और इसलिए जो कानून है, आज लगातार कोशिश हो रहा है, राज्यों के साथ संवाद हो रहा है कि पेशा का इम्प्लीमेंटेशन अच्छे ढंग से करें, जो अनुसूचित क्षेत्र है उसका प्रबंधन अच्छा से करें। हम एफआरए का लगातार चर्चा कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं, और उसमें हमें उपलब्धि मिल रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि एफआरए के माध्यम से लगातार जो कोशिशें हुई है, और उसमें जितने क्लेम्स का डिस्पोजल राज्य जल्दी से जल्दी करे, इसका कोशिश हो रहा है। और आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है, उस पर हमारा ज़्यादा बल है, ज़्यादा हम कोशिश कर रहे हैं। और उसको इकोनॉमी के साथ कैसे जोड़ा जाए, वन और वन का प्रबंधन के साथ साथ वनोपज की सही व्यवस्था करते हुए एक आम जंगल में बसे हुए गांव का नागरिक आत्मनिर्भरशील बने, वहाँ के जो संसाधन है उसका उपयोग करते हुए। इसके अलावा शिक्षा में मैंने जैसे कहा कि एकलव्य मॉडल स्कूल या 29,000 करोड़ से अधिक की एक योजना समयबद्ध तरीके से पूरा करने की चल रही है। आदि आदर्श ग्राम योजना के माध्यम से मॉडल विलेज बनाने की कार्य योजना चल रही है। तो वहीं ट्राइफेड के माध्यम से हम उनके उपज को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाए, इसका कोशिश चल रहा है। लेकिन कुछ लोग औपचारिकता के साथ सिर्फ अपनी बातों को कह करके मुक्त होना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, उपसभापति महोदय, समय बदल रहा है। आप अगर सदन में इस तरह की चर्चा को गंभीरता से नहीं लेंगे, इस तरह की चर्चा के ऊपर में यदि आपका ध्यान नहीं होगा और आप चाहेंगे कि किसी भी तरीके से समय बीत जाए, तो आप देश का समय को इस तरीके से नष्ट करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। क्योंकि देश का समय देश के जनता का समय है। और इस सदन में मैं इस बात के लिए निश्चित रूप से कहूंगा कि आज भारत सरकार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में हम प्रतिबद्ध है, और उसका परिणाम भी आपको देखने को मिल रहा है। आज आप देखिए गवर्नेंस का क्या मॉडल है। गवर्नेंस का मॉडल आप देखिए कि देश का एक नया इतिहास बनने जा रहा है, बन गया है कि गुजरात में 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी। प्लीज। और उसमें प्लीज 7 बार मेंबर गुजरात की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया है। और आप वहां का आंकड़ा देख लीजिए, आज जिन आदिवासियों के नुमाइंदे बनकर देश में सबसे लंबे कालखंड तक शासन किया, जिन लोगों ने हमेशा धोखा देने का काम किया, अब उनका विश्वास आज की व्यवस्था पर, नरेंद्र भाई मोदी पर कैसे है कि 100% गुजरात के ट्राइबल
भारतीय जनता पार्टी के विधायक के रूप में चुन करके आए और लगातार उसमें बढ़ोतरी हुई। आज उपसभापति महोदय, मैं आपके सामने यही कहना चाहता हूं कि आदिवासी समाज इस देश के अंदर, इस देश की ताकत है। और इस देश की ताकत कैसे है? आप इस तरह से सदन में चर्चा करके आप क्या संदेश देना चाहते हैं? इस देश के तमाम सरहदों में, लेह लद्दाख से लेकर अरुणाचल से लेकर मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम, मेघालय, जितने भी आप बॉर्डर इलाका देखिए, फोर्स के पीछे अगर कोई खड़ा है तो आदिवासी समाज खड़ा है। और वो कभी समझौता नहीं करता अपने मिट्टी से, वो जगह नहीं छोड़ना चाहता है। आदिवासी क्यों अपना जगह नहीं छोड़ता है? क्योंकि उसको अपने मिट्टी से प्यार। नेगेटिव टेम्परेचर, माइनस टेम्परेचर में सेना के जवान नौकरी करते हैं, ड्यूटी करते हैं, जिम्मेदारी निभाते हैं और उसके साथ मिलकर के जीने और मरने के वादे के साथ वहां पर आदिवासी हमेशा खड़ा है। उस समाज के बारे में आप यहां पर इस तरह की चर्चा करते हैं। चाहे वो जम्मू कश्मीर का उन पहाड़ी इलाकों को देखिए, चाहे लेह लद्दाख का उन पहाड़ी, उन बर्फीली चोटियों को देखिए, चाहे अरुणाचल के उन सीमाओं को देखिए, जहां पर हमेशा आपको दिखाई देगा कि आदिवासी खड़ा है। आपके पीछे भी आदिवासी खड़ा है अपने मिट्टी, अपने वतन, अर्जुन जी आपके पीछे। अपने Please, please. Please, please. Please, honorable member, please. Minister. इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि थोड़ा Please, आप order in the समझने house. का Order in the प्रयत्न house, please. करिए, आप कोशिश Order in करिए the house. Silence. Silence. इस तरह please. की बातों Silence. को कह करके, और मान लीजिए कि हमसे गलती हुई है, मान लीजिए कि हमसे गलती हुई है, प्रायश्चित करिए। No cross talk. No cross talk. माननीय मंत्री जी, address. अपनी गलती को Please. मान लीजिए। माननीय मंत्री जी, माननीय उपसभापति महोदय, मैं यही कहूंगा अपने मित्रों से, माननीय सदस्यों से कि अपनी गलती को मान लीजिए और आदिवासियों को जान लीजिए। और आदिवासियों को जानने का अगर गलती करिएगा तो फिर आपको वैसा ही, वो जमाना अलग था कि आदिवासी समाज जंगलों में रह करके, ये ठीक है, जंगलों में प्रेम करता है, लेकिन ऐसे लोगों को वनवास भी कर देता है। और वो वनवास आपको समझ में आ रहा है कि कैसे लोग। ऑनरेबल मिनिस्टर, तो ये मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि सदन में ये जो प्रस्ताव आया है उत्तर प्रदेश से संबंधित, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित जिसके अंदर 1980 से लोग संघर्ष करते रहे, समस्याओं से उलझते रहे, जिसका समाधान नहीं हुआ। और आज इस बात की खुशी है कि इस प्रोविज़न के माध्यम से अब वहाँ के लोगों को न्याय मिलेगा। मोदी जी की कल्पना, माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि इस देश के समस्त लोगों को न्याय मिलना चाहिए, क्योंकि लोकतांत्रिक मूल्यों के आधार पर देश को हम सब ने आत्मसात किया है। और इसलिए मैं आग्रह करूंगा कि इस विधेयक को सर्वसम्मति से इस प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू ऑनरेबल मिनिस्टर।